देखिए, कुल मिलाकर दोनों, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और हाई कोर्ट का जजमेंट, ये दोनों हम देखें तो क्वालिफाई करता है एब्यूज ऑफ पावर, और एक प्रकार से क्वालिफाई भी करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है। जिस प्रकार से दोनों जजमेंट्स में बात कही गई है, लेकिन बावजूद इसके हमारी ऐसी मांग नहीं है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हत्या दी है उसका आप विरोध कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके परिवार को भी व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया गया। अगर शिवसेना के नेता अगर इतनी नीचे स्तर पर जाते हैं तो क्या बीजेपी के नेताओं को भी किसी परिवार के सदस्य को टारगेट करना चाहिए? दूसरा सवाल है, लव जिहाद का मुद्दा बीजेपी ने महाराष्ट्र में उठाया था। उन्होंने कहा कि गोवंश हत्या को लेकर पूरे देश में लागू की जाए, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि व्यक्तिगत रूप से किसी के भी परिवार को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन परिवार से अगर कोई राजनीति में है तो उसके ऊपर राजनीतिक प्रश्न तो उठाए जाएंगे, व्यक्तिगत प्रश्न नहीं उठाए जा सकते। लेकिन परिवार के जो लोग राजनीति में नहीं है, साधारणतः अगर वो कोई बहुत क्रिमिनल एक्ट करते तो अलग बात है, अदरवाइज उनको टारगेट करना ये बिल्कुल गलत है और ऐसा हमारे यहाँ कभी होता नहीं है। दूसरा, गो हत्या बंदी कानून ये जो महाराष्ट्र में हमने भी बनाया, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में ये कहा गया है कि राज्य गो हत्या का कानून बनाएंगे। ये राज्य की जिम्मेदारी है, जिन राज्यों को लगता है उन राज्यों ने उसको बनाया है। और मुझे आश्चर्य लगता है, देखिए परिस्थितियां कैसी बदली है कि आजकल संजय राउत साहब कहते हैं बिहार कानून बनाएगा तो महाराष्ट्र कानून बनाएगा, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल ने जो किया वो हम करेंगे। तब बिहार और बंगाल का फॉलो करना पड़ेगा महाराष्ट्र को, तो ये तो बड़ी महाराष्ट्र की शान बढ़ रही है भाई साहब। सर, काल उद्धव ठाकरेंनी म्हणजे एकंदरीत वर्षभरातली शिवसेनेची बदलली भूमिका, जसं की लव जिहादचा कायदा यूपीमध्ये होतोय, एमपीमध्ये होतोय, काल त्यांनी असं म्हटलं की भाजपचं हिंदुत्व आता बदलले। एकंदरीत शिवसेनेची आतापर्यंतची भूमिका आणि या सगळ्या संदर्भात कसं बघताय? भाजपचं हिंदुत्व बदललेलं नाही, तुम्ही हिंदुत्व सोडलाय। आणि काय शब्द आहे हो, हिंदुत्व काय धोतर आहे का सोडण्याकरता? असं हिंदुत्वाबद्दल बोलू शकता? आणि मग हिंदुत्व जर धमन्यांमध्ये वाहतं तर स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना रोज शिव्या देणारे आणि तुमच्या सत्तेत असताना या महाराष्ट्रामध्ये त्यांच्या विरुद्ध लिहून अतिशय खालच्या स्तरात त्यांच्याबद्दल लिखाण करणारे त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसताय, हे तुमच्या धमन्यातलं हिंदुत्व। गुपकर सोबत जी काँग्रेस गेली त्या ठिकाणी काय त्यांचा अजेंडा आहे? चीनच्या मदतीने आम्ही पुन्हा एकदा भारतामध्ये 370 काश्मीरला लागू करू आणि भारताचा तिरंगा झेंडा लागू देणार नाही, काश्मीरचा झेंडा लागला पाहिजे, हा ज्यांचा अजेंडा आहे त्यांच्यासोबत मांडीला मांडी लावून बसताय, आम्हाला हिंदुत्व शिकवता। कसलं हिंदुत्व आहे तुमचं? हिंदुत्व तुम्ही सोडलाय। सर, इन फ्यूचर कभी ऑप्शन रहा या आप कभी ऐसा कुछ सोच सकते कि एनसीपी या शिवसेना के साथ सरकार बना सकते हैं? राजनीति में ऐसे ऑप्शंस पे विचार नहीं किया जाता। सर, आपने सामने वाले बोली, सामने वाले जिस तरीके से आपने कहा है कि देखिए, इस सरकार को 1 साल पूरा हुआ और 1 साल की इस सरकार की उपलब्धि अगर कुछ होगी तो हमारी सरकार ने शुरू किए हुए कामों को स्टे देना। इसके सिवाय इस सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। आज किसानों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर चक्रवात के कारण, कहीं पर असमय बारिश के कारण, कहीं पर बाढ़ के कारण किसानों की फसल पूरे तरीके से खत्म हो गई। जो मुख्यमंत्री जी कहते थे हमको मुख्यमंत्री बनाने का वचन दिया, वो वचन तो उनको याद रहा, लेकिन उन्होंने किसानों तक जाकर जो वचन दिया था कि आपको 50,000 रुपये और 25,000 रुपये हेक्टेरी हम मदद करेंगे, वो वचन मुख्यमंत्री भूल गए और किसानों को हाशिए पे छोड़ दिया गया। ये परिस्थिति 1 साल में महाराष्ट्र के हमको दिखाई पड़ती है। और एक अघोषित आपातकाल
महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से कल 2 जजमेंट्स ये हमने देखे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अर्णब गोस्वामी के मामले में और हाई कोर्ट का जजमेंट कंगना रनावत के मामले में, भले ही हम भी इन दोनों व्यक्तियों के सारे स्टेटमेंट्स का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से लोकतंत्र को समाप्त करके इनको टारगेट किया गया, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है सरकार को। जिस प्रकार से अर्णब गोस्वामी इनके केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है चूंकि उन्होंने सरकार के विरोध में भूमिका ली इसलिए उनको टारगेट किया गया, और कुल अगर आप पूरा जजमेंट पढ़े तो मुझे लगता है इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस प्रकार से सरकार को और सरकार के कामों को, या जिस प्रकार से इसको हैंडल किया गया, इसके ऊपर टिप्पणी इसमें की गई है। इतना ही नहीं, कंगना रनावत का जो घर तोड़ा गया उसके भी संदर्भ में बिल्कुल सिलसिलेवार हाईकोर्ट ने कैसे कैसे घटनाएं घटी और कैसे केवल कंगना ने सरकार के खिलाफ ट्वीट किए या भूमिका ली या वो बोली, इसके लिए उनका घर तोड़ा गया। घर तोड़ना कैसे इलीगल था, कैसे जानबूझकर उनको किसी कोर्ट में जाने का अवसर न मिले, इस प्रकार से इस घर को तोड़ा गया, ऐसी सारी चीजें सिलसिलेवार लिखी है। और साथ साथ शिवसेना के नेता श्री संजय राउत, इनके बारे में भी टिप्पणी इसमें की गई है कि एक सांसद होते हुए इस प्रकार का उनका व्यवहार अशोभनीय है। और महानगर पालिका ने जिस प्रकार से बिल्कुल विंडिक्टिव कार्रवाई की, उसके ऊपर भी इसमें बहुत कड़े शब्दों में प्रहार किया गया है। तो मुझे लगता है कि 1 साल में इस सरकार का व्यवहार और बर्ताव, इसका कच्चा चिट्ठा या इसका एक जो हम कह सकते हैं इसका एक किताब, केवल ये 2 जजमेंट से हमारे सामने आता है। और इतना ही नहीं, तो अलग अलग प्रेस के लोगों पर, मेरे पास तो लिस्ट है कितने पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई की गई, इसकी लिस्ट मेरे पास है, कितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर कार्रवाई की गई। तो एक अघोषित आपातकाल, सरकार के खिलाफ बोलोगे तो जेल में जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की हत्या एक प्रकार से इस सरकार के माध्यम से की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 साल पूरा होने पर माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक सामना को इंटरव्यू दिया। हम ये अपेक्षा करते थे कि पिछले 1 सालों में हमारे सामने क्या चुनौतियां आई, उन चुनौतियों को हमने कैसे पूरा किया, 1 साल की हमारे अचीवमेंट क्या है और आने वाले 4 साल का हमारा रोड मैप क्या है, किस प्रकार से महाराष्ट्र को हम विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। ऐसी सारी चीजें इस इंटरव्यू में वो बताएंगे, क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री था, मेरे पहले भी थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री मैंने देखे। जब उनका 1 साल पूरा होता है या कोई भी साल पूरा होता है तो इस प्रकार से वो क्या किया ये बताते हैं और क्या करेंगे ये बताते हैं। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू पहले से लेकर आखिर तक केवल धमकियां देने में समाप्त हो गया। वो केवल धमकियां दे रहे थे, विरोधकों को दे रहे थे, अन्य लोगों को दे रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब आप बैठते हो तो आप जो शपथ लेते हो, शपथ में शब्द है अनुराग या द्वेष के बिना, ऐसा एक शब्द है। तो अनुराग या द्वेष के बिना हम सरकार को चलाएंगे, सभी को समान न्याय देंगे। इस शपथ को भूल गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।